इसमें क्या होता है देखिए आप, इस तरीके की सरफेस होती है जो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग टाइप की है, एकदम प्लेन सरफेस है, इस तरीके से खुरदरी टाइप की नहीं है, अनइवन नहीं है। इसके बाद में कोई रे गिर रही है, ये एकदम स्ट्रेट वे में होगी, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ये रे जो गिरती है कहां से आ रही है, किसी लाइट सोर्स से आ रही है। ये जिस पॉइंट पे गिरती है वहीं से हम इसमें हम एक मिरर ही ले लेते हैं। तो मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, आपको अनुभव भी है। हालांकि किसी से भी ले सकते हैं, दीवार से भी ले सकते हैं, बुक से भी ले सकते हैं, किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, पर हम मिरर ले रहे हैं क्योंकि आपको इसका अनुभव है। इस वाली सरफेस के इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, 90 एंगल करेंगे, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इस वाले को बोलते हैं हम नॉर्मल। ये क्या चीज है, यहां से यहां तक का ये 90 एंगल, इससे ये एंगल ये भी बना रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कहलाएगा एंगल आई। इसका आई और इसका आई दोनों को मैच करवाएंगे, इसीलिए इसको नाम भी मैच कर रहा है। नाम क्या कहलाता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है तो इसको बोलेंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होता है, ये एंगल मान लो फॉर एग्जांपल ये है 47 डिग्री, तो होता क्या है कि ये जितना एंगल होता है यहां से मेजर किया उतना ही एंगल बनाते हुए, मतलब वापस वही 47 डिग्री एंगल बनाते हुए रेज वापस क्या हो जाएगी, वापस यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी इसी पॉइंट से। तो ये रिफ्लेक्ट हुई, इसलिए इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और अब ये जो एंगल है, ये एंगल भी उसका नाम उससे आई से रखा था, इसका नाम भी किससे रखेंगे, आर से, तो इसका नाम भी उसी तरीके का होगा, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली बात आना इंसिडेंट इन मतलब आना, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। अब रूल्स क्या कहते, लॉ कहता है कि एंगल आई और एंगल आर विल बी इक्वल, यही है एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी बात कहता है कि ये तीनों किसमें होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। मान लो मुझे एंगल गेन करना है, अगर 3D स्ट्रक्चर होती, मतलब इधर से आ रही है और यू जा रही है, तो आप कैसे गेन करेंगे, यू आ रही है यू जा रही है, जब तक आप एक सेम प्लेन में नहीं लाएंगे आपको एंगल ही नहीं मिलेंगे, और रिफ्लेक्शन को आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक बात, नॉर्मल से इसका एंगल एंगल आई, नॉर्मल से इसका एंगल एंगल आर, एंगल दोनों एंगल इक्वलेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। दूसरी बात है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किससे, मिरर से, और नॉर्मल भी किस जगह का, इस पॉइंट का, यहां पर इंसिडेंट रे गिर रही है। ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, एक लाइन इन ए सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में होना चाहिए, अदरवाइज आपको, मैंने एक वो लिया है चौक, हमने क्या बनाया है स्फीयर, कैसे बनाया देखिए आप, ये मैंने एक स्फीयर बनाया। अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से काट दूं, ठीक है, और इस तरीके से फिर काट दूं, तो आपको क्या लग रहा है, दो मिरर नहीं बने, एक मिरर जिसकी सरफेस इस तरीके की है, मतलब पीछे वाली सरफेस को मैंने पेंट कर दिया, इस वाली सरफेस को मैंने इस तरीके से पेंट कर दिया, तो अब ये शाइनी सरफेस, इसकी ये वाली शाइनी सरफेस है और इसकी ये वाली सरफेस शाइनी सरफेस है, तो इसका मतलब दो तरह के मिरर बने। पहला मिरर कैसा है, इसकी वो आउटर सरफेस, इसकी इनर सरफेस, जिसकी आउटर सरफेस होती है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि एक सरफेस जिसकी ब्लंट होती है उसको मिरर बोलते हैं। ये कैसा है, कॉनकेव मिरर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में देखिए आप, ये मैंने बनाई है कैंडल, जब कैंडल इस तरीके से जलेगी तो इस तरीके से मेल्ट होगी, जब मेल्ट होने के बाद आप देखिएगा कि ये यहाँ कलेक्ट होने लगेगी, धीरे धीरे कलेक्ट होते होते इस तरीके का बनाया हुआ है। जब आप इसकी स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे तो ये देखिए आप इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। जो वाली उभरी हुई सरफेस है इसी को बोलते हैं हम वैक्स के कारण से बनी है, और कौन दोनों के आगे लगा हुआ है इसीलिए कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, और इसी को कॉन्वेक्स मिरर से जोड़िए। इसी तरीके से मैं केव जैसी बताता हूँ,
ये जो केव है इसका अंदर का सरफेस देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब अंदर की तरफ अगर है, अंदर की तरफ जैसे मतलब ये वाली साइड सरफेस अंदर की तरफ घुसा हुआ है, उस केस में आप क्या हुआ कि केव के कारण से हुई है, इसीलिए इसको कॉनकेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी से हम याद करते हैं केव तो कॉनकेव, ये देखिए केव स्ट्रक्चर, कॉनकेव मिरर, ये देखिए वेक्स स्ट्रक्चर, वेक्स की काइंड ऑफ मेडिकल हमारे थोड़ी बड़ी चीज है हमने इसको किया। इसके बाद में आप देखिए इस तरीके का ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि इसको बेस मानकर ये चीज बनाई गई है, तो इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या चीज है, एपर्चर, ये देखो आपकी बुक में एम और एन के नाम से लिखा है ये एपर्चर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हो क्या रहा है, इस वाली कर्वेचर से एक लाइन खींची हुई है, जहां पर टकराती है इसको बोलते हैं हम पोल, पी से डिनोट किया हुआ है। एक और बात आप देखना कि ये वाली चीज क्या चीज थी, मतलब मैंने अगर ये खींचा है तो ये क्या चीज है, ये रेडियस है या नहीं है, तो इसको आपने इसने कहा कि अब मैंने यहां बोला है क्योंकि मैं इसको बेस मान रहा हूं, मतलब ये और ये दूरी है आर, आर को क्या बोलेंगे आप, रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक और बात, इन दोनों के आधी, मतलब मैंने ये दोनों को आधा किया, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है इसे लिखा एफ, एफ का मतलब होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फोकस और पोल के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, मतलब फोकस और पोल के बीच की दूरी। अब ये होती कितनी है, अब आपको सीधी सी बताया कि इसका जस्ट आधा होता है, मतलब एफ क्या है, आर का आधा है तो आर बाई 2 हुआ, इसीलिए फोकल लेंथ आर की आधी है। एपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। अब ये किस पे खींची जा रही है, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे खींचा जा रही है, ये इसका जनरल व्यू हुआ। दूसरी बात, ये फोकस क्या काम आता है, जब भी कोई रे आती है पैरेलल, ये क्या होती है, फोकस से होकर जाएगी, मतलब अगर मान लो यहां से आ रही है तो भी फोकस से होकर जाएगी, अगर ये यहां से आ रही है तो भी फोकस से होकर जाएगी, यहां से आ रही है तब भी फोकस से होकर जाएगी। इसका मतलब ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इस तरह की लेंस कन्वर्जन वाला लेंस होता है, सारी चीजें जो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आने वाली हर रेस क्या होगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से जाएगी। ये रूल, रिफ्लेक्शन का रूल 1 भी है। दूसरा रूल क्या कहलाता है इसका, कि फोकस से होने वाली रे, जैसे फोकस से जाने वाली रे आप रिफ्लेक्शन के बाद में कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। पहली रूल फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली पैरेलल जाएगी, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल सी से रिलेटेड है। सी क्या है, कोई भी रे अगर सी से होकर आ रही है तो वो जैसे आ रही है वैसे ही वापस जाएगी, सी से आने वाली जैसे आ रही है वैसे ही जाएगी। ये दूसरे वाले मिरर पे काम आएगा, बिल्कुल वहां पे भी ये रूल काम आएगा। कैसा, जब इसमें आपने कौन सी सरफेस का काम में लिया, इस तरीके का कोन, ये चेक कीजिए मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, केव वाली सरफेस, तो कौन केव, और तो कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, देखिए आप, ये कॉन्वेक्स, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, चलो उसी में बताऊंगा, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, इसी में दूसरी चीज बताऊंगा। इस वाली चीज, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, सिंपल सी बात है, ये मैंने यू बनाया है तो ये वाला का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल होगा, ये फोकल लेंथ होगी, ये लगभग मैंने निकाल ली है, लगभग उतनी ही होगी, हाँ उतनी ही है। ये फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2 होगी। r क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी r है, वही वाली वापस बात हो रही। दूसरी बात, यहां से जब हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं, यहां से भी वो रे जाएगी, किसमें जाएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी जाना फोकस से, पर ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, देखो यहां पे पॉलिश किया हुआ है, ये कौन सा है,
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है और मिरर जो होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी चीज को रेस को अंदर नहीं जाने देगा। उस केस में क्या होगा, जाना तो इसी का बेस में, तब क्या होगा, इसके बेस को करते हुए इस तरीके से खींचते हैं, तो ये डाइवर्जन है। अच्छा, सब जगह से बोले यहां से आने वाली क्या होगा, ये पैरेलल तो आ रही है, पर यहां से टकराने के बाद क्या होगा, इस तरीके से जाएगी। अच्छा, और यहां से आने वाली कोई बात नहीं, इससे इसको बेस मानो। इसके बाद में आपको यहां इस तरीके से ये आने वाली रेस को यूं बनाते हैं और जाने वाली को आगे तक, ये आने वाली, ये जाने वाली, ये आने वाली, ये जाने वाली, इस तरीके से हम बताते हैं कि पहला रूल ये कहता है कि जो पैरेलल आती है फोकस से होकर जानी चाहिए, नहीं तो बेस मानकर जाएगी, मतलब जा वैसे ही रही है फोकस के अकॉर्डिंग, ये जा ऐसे ही रही है फोकस के अकॉर्डिंग। दूसरी रेस अगर मैं कहूं कि नहीं फोकस से आने वाली ये वाली रेस जो फोकस की तरफ आ रही है तो अंदर तो जाएगी नहीं, वापस पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस से ये जाएगी। ये पहला रूल है। तो ये दूसरा रूल है कि पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। तीसरा क्या है, यहां से सी की तरफ जाएगी, जैसे ये सी की तरफ जा रही है तो सी वाली जो रे है वो जाने में वापस उसी रे उसी दिशा में वापस चली जाएगी, वही पाथ, कोई पाथ चेंज नहीं होगा। ये तीनों रूल्स हमको रिफ्लेक्शन किसमें, मिरर के रेस्पेक्ट में। और कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पहले कॉनकेव मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में 3 रूल्स है। इस तरीके से हम समझाते हैं कि पैरेलल फोकस से होकर जाएगी, फोकस से आई रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गई। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होके कोई रे आई है और वापस यही है कि इससे रिफ्लेक्ट तो होगी, पर रिफ्लेक्ट होगी क्या करेगी, वो कह रहा है कि इसके पैरेलल जाएगी। पहला रूल ये कहता है कि ये पैरेलल आएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा रूल कहता है फोकस से अगर कोई रे आई है तो वो जाने के बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तीसरी चीज क्या बोलती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज आ रही है, जैसे मान लो ये रेज आ रही है, वो कह रहा है कि अगर कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी वे में जाएगी, भले वो किधर से भी जाए। अगर यूं हो रही है तो अभी वो जाएगी फिर वापस जाएगी, यही काम किसका रहेगा। तीसरा रूल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ऐसा होगा। चौथा एक और रूल है, वो वैसे तो रूल नहीं है, ये रूल तो 3 ही है। नंबर 1 पैरेलल फोकस, दूसरा नंबर फोकस पैरेलल, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक और बात, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाएंगे, इसको हम एक उसमें चीज में और समझाते हैं, कॉनकेव मिरर में और समझाते हैं। ये है कॉनकेव मिरर, जिसकी ये वाली सरफेस काम में आएगी। पहली बात, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। क्यों, क्योंकि यूं करके इसको गोले को बनाया गया है, तो यहां पर ये सी होगा, ये देखो ये वाला सी होगा, और ये वाला इसका आधा, जस्ट आधा क्या है, ये एफ होगा। तो वो कह रहा है कि जो रे जा रही है उसको आना तो पैरेलल है, पैरेलल तो आ गई, अब जाना है फोकस से, पर ये कैसी है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, और मिरर कैसा होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रेस को अंदर से नहीं पास होने देंगे। उस केस में क्या होगा, जाना तो इसको फोकस सही है, तो क्या होगा, ये फोकस जो है ना इससे बेस बनाएगी और इस तरीके से मूव करते हुए जाएगी। पर ये याद रखना, ये इसने बेस तो इसी को माना है, फोकस को माना है। इसमें भी वही चीज है, पैरेलल आई, उसके बाद में फोकस को होते हुए मूव करके बाहर गई, क्योंकि इसकी नेचर ही इस तरीके की है कि जैसे ये यूं नहीं हो जाएगी, यूं नहीं हो जाएगी, फैलाने की नेचर है। ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। कन्वर्जन नेचर इसे अंदर लाया, ये डाइवर्जिंग इसे बाहर ले गया, और उसका कारण भी है कि इसका फोकस अंदर की तरफ है, जाना तो फोकस की तरफ है। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, हाँ दूसरी बात इधर से मानता हूं, जैसे ये फोकस, अगर फोकस से कोई रेज आ रही है, मतलब फोकस में जाना चाहिए था, अब क्या होगा, ये जाएगी कैसे, इसके पैरेलल। पहला रूल क्या कहता है,
पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस में आ रही थी पैरेलल गई। तीसरा क्या कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है मान लेता हूं ना, ये ऑब्जेक्ट, यहां से सी को आप मिलाएंगे, तो जब सी को मिलाएंगे तब आप देखना कि इस तरीके का एक रे बनेगी, अंदर नहीं आएगी क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसको बेस मानकर ही हम एक रे लिए कि मतलब मान लो कि ये रे आ रही है वो सी से निकलेगी, तो वापस जैसे आई है वापस वैसे ही वापस जाएगी। ये दोनों, ये तीनों रूल्स है। इसमें पहला रूल पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल गई। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, आना और जाना दोनों। ये क्या है, ये मिरर के रेस्पेक्ट में हमने लॉ बताया कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। अभी मैं केवल आपको क्या पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्शन, ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं कि किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। ये रिफ्लेक्शन आपको लेंस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल मिरर। इसके बारे में अब आपको रूल्स को कैसे अप्लाई करना है ये भी बता देते हैं आपको। अच्छा एक और बात, इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो यहां से एक रेज ये आई है, एक रेज ये आई है, 4 रेज आ गई। अब बताइए आप ये किस तरीके से मूव करेगी। चारों रेज कैसे आ रही है, यूं ही आ रही है। तो आपको बताता हूं मैं, ये रेज भी फोकस से होकर जाएगी, ये रेज यहां से टकराने के बाद में भी ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। ये रेज भी आ रही है पर ये क्या करेगी, फोकस से होकर ही जाएगी। ये रेज आ रही है और फोकस से होकर ही जाएगी। ये एक रूल्स है, ये आपको पहला रूल बताया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक ही रे आ रही है, पैरेलल जितनी भी रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी रे पैरेलल आई वो टकराने के बाद में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर ही जाएगी। अच्छा इसमें कैसे होगा ये रूल्स, तो बोलेगा आंसर ठीक है, इसमें से भी 4 अपन रेज आते हैं। हमने चार रेज लेके आए। ये वाली तो आपको समझ में आ गई, फोकस से होकर इस तरीके जाएगी। इसको भी इसी तरीके से आपको यहां से फोकस करके इस तरीके से, इसको भी इसी तरीके से, और इसको तो आपने देख ही लिया। ये भी वही रूल है कि जो जो पैरेलल आएगी फोकस को आपको बेस मानना है, अंदर नहीं ले जाना है क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, पर बेस मानकर आपको लाइंस को बाहर की तरफ डाइवर्स करना है, ठीक है। इसका मतलब फोकस का बहुत इंपॉर्टेंस है। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये आपको बता ही दिया। ये क्या है, रेडियस। तो r/2 क्या होगा, फोकस क्या होगा, r/2 होगा, ठीक है। ये अब तक का, यहां तक का जो पेज नंबर 162 तक हो गया। अब आपको बताना है कि मुझे कि इनमें इमेज कैसे बनेगी। अब मैं सबको रब कर रहा हूं, ठीक है। रब करने के बाद में आपको एक एक के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इमेज बनी। कर दूं रब। अब जो बता रहे हैं हम क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। पहले एक एक मिरर लेते हैं, तो सबसे पहले हम कैसे लेंगे, ये वाला लेंगे। ये कौन केव है, ये कैसे पता चला आपको, ये केव स्ट्रक्चर है। और मिरर है या लेंस है, मिरर है। इसमें आप बना क्या रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेजेस कैसे होगी, ये मैंने पॉइंट दे दिया था, ये क्या चीज है, सी। और सी का आधा क्या होगा, क्योंकि देखिए आपको ये जो सी लिया मैंने, ठीक है। तो इसका आधा क्या होगा, ये लो मैं दोनों को मिला के फिर आधा कर देता हूं।
ये एफ, ये मैंने कैसे किया, सिंपल सा कैलकुलेशन। आप भी अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे 20 सेंटीमीटर का आप उसमें लीजिए कंपास में, उस केस में क्या होगा, आप जब करेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। अब मैं 5 जगह रखूंगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, ये रूल्स है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग रखा इधर। उस केस में क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले 2-3 चीज। पहली चीज हमने रखा पहले तो इंफिनिटिव पे, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, तो इंफिनिटिव पे रखिए आप, ये मैंने इंफिनिटिव पे रखा। तो इंफिनिटिव में क्या है, अगर थोड़ा सा दिख रहा है, हल्का सा पास कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, ये इंफिनिटिव मान लेना, दिख रहा है, ठीक है। अब केस में क्या होगा, इसका पैरेलल लाएंगे, ये इसका पैरेलल आया, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी। इसके बाद में क्या होगा, इसके टकराने के बाद में क्या होगा, फोकस से होकर जाएगा, एकदम लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, ये और इधर से आती है, ये भी बताना होगा कि ये किधर से आई और किधर गई है। दूसरी बात आप क्या करेंगे कि हर चीज को जब बहुत दूर है, उस केस में क्या होगा, जब बहुत दूर से आती है, एक पहली चीज तो आपको मैंने पहले ही बता दी थी, इंफिनिटिव वाला, कि जिसमें सब रेल आएगी, सब आएगी, कहाँ मिलेगी, फोकस में मिलेगी। ये पहला मैंने बताया था, ये वाली चीज, ये देखिए अभी बताया था आपको कि इस वाले में ये देखो सारी चीजें कहां से आ रही है, ये सारी चीजें आ रही है इंफिनिटिव से और मिल रही है फोकस पे। अब मैं सेकंड केस बना रहा हूं, सेकंड केस क्या कहलाता है, इंफिनिटिव और सी के बीच वाला। तो ये पहला केस तो हमेशा एफ पे मिलेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या है, इंफिनिटिव और सी के बीच में, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अब आपको ये वापस मैंने बताया था, सी से जो निकलेगी रेज, तो क्या होगा, सी से मैंने निकाली थी ना, सी से निकलेगी तो क्या होगा, वापस उसी तरीके से लौट जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये इस तरीके से रेस के बारे में इस तरीके से, ये क्या है, सी से आने वाली रेज है जो आएगी और वापस लौट भी जाएगी। तो अब आप देखिए दोनों रेज जहां मिलती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इमेज का फॉर्मेशन अभी कहां हुआ, यहां हुआ। एक वाले नंबर केस में इमेज का फॉर्मेशन दिखना आपको यहां हुआ था, और 2 नंबर वाले केस में यहां हुआ। अब इसी तरीके से मैं तीसरा बनाऊं, तीसरा कहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दीजिए। ये आपकी मैं क्या समझा रहा हूं, ये देखिए आपको इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले इंफिनिटिव पे रखा तो एफ पे बना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब इंफिनिटिव के बाद में कहीं भी रख दीजिए, तब आप देखिए बिटवीन एफ और सी के बीच में बना, ये बिटवीन एफ और सी के बीच में इमेज बना। अगला लिखा हुआ देखो डिमिनिश, अब वो क्या हुआ, डिमिनिश मान लेंगे 20 सेंटीमीटर, तो ये तो लगभग 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो डिमिनिश हुआ ना। दूसरी बात है कि रियल, रियल का मतलब समझ गया, अगर रेज अगर रियल में मिलती है तो उसको रियल बनते हैं। दूसरा आपके डेफिनेशन ये लिखा हुआ है कि रियल उसको कहा जाता है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर ऐसा है तो उसको रियल बोला गया, अगर स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते उस केस में आपको उसको विर्चुअल बोला गया। कांट ऑब्टेन तो उसमें उसको बोलेंगे आप विर्चुअल, इसमें जब आएगा तब हम बताएंगे। एक चीज लिखी हुई है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ये इससे नीचे होना इन्वर्टेड, मतलब जो सीधा है तो ये उल्टा है, तो ये इरेक्ट है तो ये पोजीशन इन्वर्टेड है, उल्टा वाला पोजीशन। ये चीजें हम समझाई। दूसरा केस अब समझाते हैं एट सी। एट सी पे आप देखिए वापस वही, अब ये सी से कैसे निकालेगा, सी से तो निकालना मुश्किल है। उस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये अगर ये दूसरा रोल लगा है, क्या लगा है कि मैं फोकस से निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा, निकालो भैया फोकस से,
इस तरीके से। ये रूल्स क्या कहता है, ये रूल्स कहता है कि जब भी आप इसको निकालोगे फोकस से, तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये थोड़ी सी तो बन रही है। उस केस में आप देखिए ये जो दो रेज हो रही है, एक रेज तो इसकी ये वाली मानो और दूसरी रेज ये वाली मानेंगे, तो आप देखें जहां मिलता है ना उसी को बोलते हैं हम इमेज। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आपको सी वाला इमेज सी पे ही बनता है, ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है। और कैसा बनता है, लगभग बराबर है। देखिए आप एकदम इमेज का इसमें देखिए कितना एट सी पे मिला, सेम साइड, मतलब साइज देखिए एकदम सेम है। दूसरी बात है रियल मतलब वास्तव में मिल रहा है, ऑन स्क्रीन गेन कर रहे हैं। इन्वर्टेड उल्टा है, देखिए आप इस केस में क्या हो रहा है, आपको ये चीज चारों चीजें पता पड़ रही है। अगला एक और है, क्या अगला है देखिए आप, इसमें मैं क्या रखूंगा, सी और एफ के बीच में रखूंगा। अब ये थर्ड पोजीशन थी और ये थर्ड पोजीशन है, अब मैं इन दोनों के बीच में रखूंगा, इसके और इसके बीच में रखूंगा, रख दो, ये रख दिया। इसको आपने फोर्थ नंबर दिया, बताओ कैसे बनेगा। वापस एक रेज तो इसकी भी यही मानेंगे, ये वाली आई इस तरीके से गई, ये दूसरी रेज अब क्या होगी, सी से कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से सी से निकालोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एक लॉ और कहता है, क्या कहता है, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल पे ये आया, ये देखिए जितना एंगल पे ये आया उतने एंगल पे वो बनाते हुए जाएगा। ठीक है बनाते हैं। ये सी से निकालना मुश्किल है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, सी के लिए आपको ये आगे बढ़ाकर क्यों करना होगा। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ देखो, बता देता हूं, ये सी के लिए वो इस तरीके से बता रखा है। इस तरीके से बता रखा है कि सी से जाने वाली चीज ये सी पे गई, ये देखिए वापस इसमें रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी तरीके से आएगी। अब ये कहां मिलेगी, आप इसको भी आगे बढ़ाइए, एक रे तो ये थी ना, अब आगे बढ़ाइए इसको, यहां मिल रही नहीं मिल रही। इस केस में क्या होगा, ये इमेज ये बन रहा है, ये देखिए। अब फोर्थ वाली केस में यहां पे जाकर वो इमेज बना, इमेज कैसा है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब बियॉन्ड सी लिखेंगे तो बियॉन्ड सी बना, इस सी से बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड ही तो है, बियॉन्ड सी बना, एनलार्ज, सिंपल सी बात है, इतना सा ऑब्जेक्ट है, बना कितना बड़ा, इमेज एनलार्ज हुआ। अगला देखो रियल, वास्तव मिल रहा है, आप स्क्रीन पे गेन कर पा रहे हो। इन्वर्टेड उल्टा है, ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अब आइए एफ पे। जब एफ जो पहली वाली चीज थी, ये वाली एफ, ये वाली जो पांचवें नंबर की चीज है वो कैसे बनेगी, जब आपने कहा कि जब इन्फिनिटी की आई है फोकस में बनी है, तो फोकस से जो निकलेगी वो भी कहां बनेगी, बहुत दूर कहीं पे इन्फिनिटी में बनेगी। कैसे, जैसे पहली वाली चीज तो आपने ले ली, दूसरी वाली चीज क्या है, ये रस्सी आपका, ये आपका ये है, उस केस में क्या होगा, इसमें मिला होगा, ये वाली चीज। अब आपको लग नहीं रहा है कि कहीं पे जाकर हो सकता है कि पैरेलल हो जाए और पैरेलल होने के बाद मिल जाए, ये दोनों चीज कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। कैसा है इसमें, इसकी एक रे क्या है, एक रे तो ये वाली, ठीक है, दूसरी रे क्या है, ये वाली, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, ऐसा आपको अनुमान लगाया है। इसीलिए आपको ये चीज आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि ऐसा करने से वहां मिलेगी। चौथी चीज है कि यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझाने। अब आपको मैं समझा चुका हूं कि 5 वाला कहां बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। 6 वाली चीज कहां बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं सब मिटा के फिर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि अब आ रहा है विजुअल, ये वाला केस कहां, यहां बना देता हूं, क्योंकि आपको अभी समझाना भी होगा इसको कि क्या है ये फोकस था,
ये F था, हमने क्या दिया, एक मटेरियल यहाँ लिया, हमने कहा कि ये इस पे आया, दूसरी बात क्या होगी, इस पे फोकस से होकर गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात आपने कहा कि C से, बोले C कहाँ है, इसका दुगना C, और C से करने के लिए आपने इस तरीके से एक आना जाना, इस तरीके से। जब इसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, आपको लगेगा नहीं कि ये कहीं में मिलेगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप चाहते हो कि वास्तव में कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ मिलाइए और इसको पीछे की तरफ मिलाइए, तब आपको लगेगा कि इस जगह पर एक इमेज बनती हुई दिख रही है, ठीक है ना। मैंने डॉटेड लाइन क्यों यूज की, डॉटेड लाइन इसलिए यूज की क्योंकि ये आपने मिलाई है, कोई मिल नहीं रही है, रियल में नहीं मिल रही है, आपने वर्चुअली इसको मिलाया है। जब ऐसा होता है तब ये इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। और इसको आप स्क्रीन पर आप गेन नहीं कर सकते हो, which cannot be obtained on screen is called as a virtual image। दूसरी बात है ये कैसी है, जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी बनती है उसको बोलते हैं इरेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, और ये सब क्या है, इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, तो ये भी क्या है, इरेक्ट है। दूसरी बात है ऑब्जेक्ट इतना सा है, ये इतना है, तो ये एनलार्ज हुआ क्यों हुआ, ये एनलार्ज। दूसरी बात है कहां बना, ये स्क्रीन मिरर के अंदर की तरफ बना, ये मिरर है, मिरर के अंदर देख रहे हो आप कि देखो अंदर जाए क्या बन रहा है, ठीक है ना। जैसे अदरवाइज ये क्या चीज है, मिरर से यहां से रह जाए यहां बन गया, यहां से रह जाए वहां बन गया, यहाँ आई वहां बन गया, इस तरह और दूर बन गया, पर बन तो रहा है, रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये वर्चुअली आप मिलाया है। इसी को आपको याद कैसे करते हैं अब आप बताता हूं आपको, ठीक है। पहली चीज कि इसको आप सिंपल सी एक ट्रिक से याद करिए, याद हो जाएगा। सबसे पहले आपने रखा है इंफिनिटी पे, ठीक है, इंफिनिटी पे रखा, फिर रखा आपने इंफिनिटी और सी के बीच में, फिर रखा आपने सी पे, फिर रखा आपने सी और एफ के बीच में, फिर रखा आपने एफ पे। ये सब क्या है, रियल इमेज, ये वर्चुअल की तो बात ही नहीं है। एफ, ये तो एफ और एफ के बीच में रखेंगे तब वर्चुअल बनेगा, अदरवाइज कहीं नहीं बनेगा। अगर इसी को उल्टा लिख दीजिए, जैसा मैंने लिखा ना ऐसा उल्टा लिख दीजिए, इसकी जगह एफ को यहां लिखा, ये सी एफ है तो उल्टा लिखने के लिए क्या लिखूंगा, एफ और सी लिखूंगा, और सी की जगह सी लिखूंगा। इसको उल्टा लिखने के लिए क्या करूंगा, पहले सी लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, ये एक बिल्कुल सिंपल, ये क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा। और दूसरी बात है इमेज की जो पोजीशन है वो कहां है, इमेज पोजीशन कहां है। एग्जांपल बताता हूं, ये देखो आप जब भी आप इंफिनिटी पर रखते हो फोकस पे बनता है, इंफिनिटी और सी के बीच में रखा तो आपने देखा है कि ये सी और एफ के बीच में बना, ये सी और एफ। सी पे रखा तो कहां बना, सी पे बना। सी और एफ के बीच में रखा तो ये देखिए सी और एफ के बीच में रखा, इन दोनों के बीच में रखा तो ये देखो प्रोजेक्ट का बना, सी और इंफिनिटी के बीच में बना। और एफ पे रखा था तो क्या बना था कि इंफिनिटी। ये कितना सिंपल तरीका, ये ट्रिक से हम याद करते हैं। और एनलार्ज, और ये तो आपको पता ही होगा कैसे, अगर ऑब्जेक्ट को आप जिस तरीके से मूव कराओगे तो ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा, उस केस में देखिएगा इमेज भी आप देना इस तरह मूव करेगा, इधर इधर मूव करेगा। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, इमेज इधर जा रहा है। देखिए पहले ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, इमेज देखिए पहले 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो जा रहा है। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। पहली बात, जितना दूर होगा उतनी चीज छोटी दिखती है, ये पता होगा। जितना दूर होगा उतनी चीज छोटी दिखती है, ये सबसे छोटी होगी, ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी, ये बराबर होगी, ये बड़ी होगी और बड़ी होगी, और फिर तो कोई दिखेगा ही नहीं, तो फिर वर्चुअल आना पड़ेगा छठे केस। इसीलिए आप देखिए हाईली डिमिनिश, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, और फिर वर्चुअल एनलार्ज। ये भी एनलार्ज वाला, ये कैसा है, एनलार्ज का।
रियल 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 रियल, ये विर्चुअल, ये आपको समझा दिया। इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, 4 केस इन्वर्टेड, 5वां भी आप लिखेंगे वो ये वाला इन्वर्टेड ही रहेगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। ये सब चीजें आपको मैंने समझा दी। अच्छा ये कहाँ काम आता है, ये भी आपको समझा चाहिए, क्योंकि इसके बाद में एक मिरर और पढ़ाना है, ठीक है। ये कहाँ काम आता है, ये देखिए आप वो साफ साफ लिखा हुआ है। पहला डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्या करता है कि आपके दांत कहाँ है, आपके दांत को वो इतनी दूरी पर रखता है, ठीक है। और इसका इमेज कहाँ बना था, 5वें भाग, बहुत बड़ा बना था। बहुत बड़ी यहाँ रख दे कोई बात नहीं, तो भी देखिएगा कि इतना सा का इतना बड़ा इमेज बनता है। 4 वाले का इमेज इतना बड़ा है, अगर वो आपके दांत को यहाँ रखता है, मतलब मेरे दांत के इतना, मतलब उस जो मिरर है उनके बीच की दूरी इतनी रखता है, तो भी देखना कि इतना बड़ा वो बनेगा। इसीलिए डेंटिस्ट ये वाला मिरर यूज करते हैं, इसका नाम है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें बड़ी चीज को जब पास, हेडलाइट, हेडलाइट कभी आपने टॉर्च देखी, ये टॉर्च होती है, टॉर्च में आप देखिए इस तरीके का मिरर लगा है, अंदर एकदम धसा हुआ होगा, यहाँ बल्ब लगा होता है। अब आप देखिए ये वाला जो है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, अंदर से इस तरीके से कर्व है, और इसको बोलते हैं कॉनकेव स्ट्रक्चर। इससे अगर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, तो याद रहेगा कि टॉर्च में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। जब यहाँ आ रहा है तो मतलब हेडलाइट में कौन सा होगा, तो ये भी होगा हेडलाइट ऑफ द व्हीकल, आप श्योर है कि उसमें भी यूज होगा। दूसरी बात है कि सेविंग, सेविंग होता क्या है कि सेविंग जो होता है उसमें बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। कोई चीज को बड़ी करके देखनी होती है, तब आपको वो इतना पास में लाके रखेगा, उसके बाद में वो दिखेगा, बड़ा सारा दिखेगा। प्लेन मिरर भी यूज करते हैं, लेकिन उससे तो इक्वल दिखता है। प्लेन मिरर का अलग हिसाब किताब है कि एकदम एग्जैक्ट साइज दिखता है, जितना दूरियां हैं उतना ही दूर अंदर दिखेगा। ये आपको 9 तक पढ़ा दिया होगा। डेंटिस्ट यूज करते हैं। दूसरी बात है कि आपको एक बताएंगे आपको कि जो आपका ये वाला लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या करता है, रेस को करता है, सनलाइट को कंजर्व करता है, कन्वर्ट करके हम आग लगाते हैं। तो जैसी प्रॉपर्टी उसकी कॉन्वेक्स लेंस की है, वैसे की सेम प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की होती है। इसको भी आप आग लगाने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ किया था, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में देखिएगा कि कुकर जो होता है वो इस तरीके का होता है, इसमें मटेरियल रखा होता है, ये एक मिरर होता है, उसमें ये मिरर ऐसे रखते हैं, ये रेज आती है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके उसकी रेज को कंसंट्रेट करके उसकी बढ़ाई जाती है इंटेंसिटी। यहां तक आपके आ गया है कॉनकेव, ये तो हो गया कॉन्वेक्स। अब आ रहा है कॉनकेव, इसका जस्ट उल्टा है कॉनकेव, ये मैं मिटा रहा हूं। उसका तो केवल 2 ही मिरर है, 2 ही इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है कि डाइवर्स करना, ठीक है। डाइवर्स करने के कारण से वो क्या करेगा, 2 ही टाइप की बना पाएगा। पहला कैसे है, देखिए आप, ये है कॉनकेव, ये वाली मिरर के काम आई। तो इसका वो जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आप देखिएगा कि इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा, तब आपको क्या लगेगा, ये आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको जो कर्वेचर है वो अपर्चर कैसे लिया गया, उसका सी कितना, एफ कितना। इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड पर रखते हैं। रखिए, लेफ्ट साइड पर रखा तो कहाँ रखा, यहाँ रख दिया। इसके बाद में जो रेज आएगी, पैरेलल आएगी, पहली बार आज जाना किधर से है, इधर से जाना, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, नहीं जा पाएगा। उसके बाद में क्या होगा, इसका ये मूवमेंट करेगा, ये बात आपको बताई दी थी। दूसरी बात आपको क्या कहा था कि सी से होके जाएगी, ये जाएगी, ये देखिए सी से होके जाएगी, वापस क्या होगी, इसी में वापस जाएगी। अब आपको क्या लगेगा, ये रेंज जो जा रही है ये आपस में मिलेगी, नहीं मिलेगी। उस केस में क्या होगा, हम इनको पीछे की तरफ अगर मिला है तो आपको लगेगा कि इस जगह पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए
एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, यूं करके यूं जाने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद में उसको यूं लाते हैं, जैसे ये भी ला सकते हो आप। ये क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ये जाएगा तो क्या होगा, जब आप इसको पीछे की तरफ लाओगे तब भी वही यही बनेगा, ठीक है। ये आना ये जाना, इन तीनों केस में क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, पहली बात इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा बना, तो इसको बोलेंगे हम डिमिनिश, ठीक है। पहली बात कैसा है, ये इरेक्ट, और आप इसको वर्चुअली मिला रहे हो, तो ये वर्चुअल है, दूसरा डिमिनिश, ठीक है। डिमिनिश इन साइज, ठीक है। पहला केस ये देखो, आप इसमें लिखा है कि इंफिनिटिव पे रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे मिलेगा, यहां मिल जाएगा। ये बात आपको कहा, ये वाली जो चीज है इंफिनिटिव, जो फोकस पे मिलेगा, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर मिलेगा, बिहाइंड द मिरर मतलब अंदर की तरफ, कहां मिलेगा, फोकस पे। ये आपको कब बताया था मैंने, ये मैंने बताया था कि जब भी पैरेलल रेज आएगी वो कहां मिलेगी, ये फोकस पे मिलेगी। ये बताया था आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में आएगी और ये आएगी तो इस तरीके से मिलेगी। तो पहला तो ये चीज है, इंफिनिटिव फोकस में मिलेगी, बिहाइंड में मिलेगी, हाईली डिमिनिश, इतनी सी मिलेगी, इतनी सी है, तो डिमिनिश हाईली डिमिनिश कितना, पॉइंट साइज में मिलेगी। और वर्चुअल, जब अंदर की तरफ आप मिलाते हो तो वर्चुअल होती है, और इरेक्ट सीधी ही मानी जाएगी। उसके बाद वाला केस देखिए, इंफिनिटी और पोल पी के बीच में कहीं भी मिलेगी, तो क्या मिलेंगे, तो पोल पी और एफ के बीच में मिलेगा, सही बात है, पोल पी और एफ के बीच में बना। डिमिनिश बिल्कुल सही है, वो अगर मान लो मैं 20 सेंटीमीटर मानूं तो 5 सेंटीमीटर डिमिनिश। दूसरी बात वर्चुअल, वर्चुअल मतलब है कि ये वर्चुअली आप मिला रहे हो, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। ये आपका कौन, ये कौन सा वाला है, जब आप देखो क्या कॉन्वेक्स वाली स्ट्रक्चर का यूज करो तो ये कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करने के लिए आप साफ साफ यहाँ लिखा हुआ आपके कि कॉन्वेक्स मिरर को आप रियर व्यू, मतलब इतनी वाली बड़ी चीज को छोटी वाली, कभी भी कार की देखना कि रियर व्यू, इधर की तरफ कार जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी के साइड में कांच लगा हुआ, इतनी बड़ी गाड़ी उसमें इतनी सी दिखती है, और सीधी है तो वो सीधी ही दिखेगी, वहां आपका यूज करेंगे इसको। बहुत बड़ा एरिया इसमें देखिए आगे छोटा हो जाता है, तो बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए हम रियर व्यू, रियर व्यू का मतलब ये होता है कि पीछे वाली चीज को देखने वाला, ठीक है। इसलिए जो साइड ग्लास होता है और रियर व्यू मिरर होता है, जितने भी उनमें यही यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, ये और एक गाड़ी के अंदर की तरफ भी देखिएगा कि पीछे की जो सीट पे कौन बैठा है, आप देखना कि आपकी जो स्कूल बस आती है उसमें एक कांच लगा होता है इस तरीके का, उसको सही से देखिएगा। यूं आपके अभी स्कूटर के अंदर की जो साइड ग्लास है उस पर देखिएगा हल्का सा यूं उभरा हुआ होगा, उसको हाथ लगाओगे तो याद रहेगा कि जीवन भर की ये कॉन्वेक्स वैक्स स्ट्रक्चर है, खुली हुई स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात है कि क्या कर रही है, बड़ी चीज को छोटा कर रही है। धन्यवाद, आज अब इतना ही था। एक मिरर फॉर्मूला है जो आपको इसके बाद में जब एक साथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे। धन्यवाद।